बाड़मेर इन दिनों चर्चा में, हर चीज को लेके चर्चा में। बाड़मेर चर्चा में है, ये तो बात आपकी ठीक है, और बहुत बार गलत कारणों से भी चर्चा में है। हर बात में जाति है, अपराधी भी जाति के पीछे छुप रहा है, तो बुरा जरूर लगेगा आपको, लेकिन कहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? जातिवाद भी एक तरह का नशा है। हाँ, जो समाज को इतना हार्म करता है, जो फैलाने वाले को भी हार्म करता है। इसका दो लोगों को फायदा होगा, एक पाकिस्तान को और दूसरा आईएसआई। आप ही अगर नेता ही नफरत बिखेरेगा तो उसको समेटेगा। हम नौजवान के रोजगार की चिंता करें, उसके फ्यूचर की चिंता करें, उसके अच्छे भविष्य की चिंता करें, वो अच्छा रोजगार लगे इसकी चिंता करें। ये नेता का असली धर्म है। लोकसभा क्षेत्र के कई नेता ठेकेदारी कर। हाँ, मानते क्या है तो सत्य बात करें। नेता को संतति और संपत्ति दोनों से दूर रहना चाहिए। केजरी कट रही, बड़े पैमाने पे कट रही है, सच बात है। किसको पड़ी है? लोगों को तो आज की पड़ी है, कल पे कौन जा रहा? बाड़मेर जिले के कुछ हिस्से को बालोतरा में बांट दी। राम चौधरी कितने दिन से धरने पे बैठे हैं, बताइए। वयोवृद्ध नेता हैं। तो जो व्यक्ति पिछले 45 साल से राजनीति में है, जितनी हमारी उम्र ही नहीं है, तो उनके किसी पॉलिटिकल एक्ट पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। ये कहेगा हम ही एक धरती पे हरिश्चंद्र की औलाद पैदा हुए, बाकी सब झूठे हैं। आप लोगों के चेहरे की शिकन को कैसे जो है मुस्कान में बदल सकते हो? ये नेता का था। लेकिन ये ठेकेदारी और गद्दारी में परिवर्तित हो गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ खास मेहमान हैं राजेंद्र सिंह बियाड़। राजेंद्र सिंह बियाड़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में तथ्यों के साथ अपनी बात कहने को लेकर काफी मशहूर है। जसवंत सिंह जसोल के साथ इन्होंने काफी चुनावी कदम ताल भी की है और हर चुनाव में सक्रिय रहे हैं। लेकिन एक समस्या इनके साथ है, सच बोल देते हैं तो उसके कारण नेता लोग नाराज काफी हो जाते हैं। बाड़मेर इन दिनों राजनीति में एक अलग ही दिशा में चल रहा है और ऐसी दुर्दशा राजनीतिक रूप से बाड़मेर की कभी हुई नहीं थी। आज इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विवेक जी। आपके परिचय में मैंने पहले ही बता दिया आप अपनी बात कहने को लेकर। वो आपका राय है। नहीं, वो सच में हम कोई हरिश्चंद्र नहीं है इसलिए हम कोई सत्यवादी है सब नहीं। पॉलिटिकल बात आप कह देते हैं, नहीं, जो ठीक समझते हैं वो कहने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे हम ही एक धरती पे हरिश्चंद्र की औलाद पैदा हुए, बाकी सब झूठे हैं, ऐसा तो हमारा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बात ठीक समझते हैं उसको जी। कहने का साहस करने की कोशिश करते हैं। अधिसंख्य मौकों पर, कुछ मौकों पर ये साहस नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश रहती है। पब्लिक के अंदर जो है मिसलीड करने वाली बात, डिस्ट्रस्ट करने वाली बात, जिस बात का कोई सिर पैर नहीं हो, ऐसी बात न कहें, इससे बचने की कोशिश करते। बिल्कुल। शुरुआत हमने की बाड़मेर। राजेंद्र जी, बाड़मेर की राजनीतिक रूप से आज जो दुर्दशा है उसको कैसे देखते हैं? मैं इसको दुर्दशा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात इतनी, मैं आपकी बात से मेरी सहमति जरूर है कि बाड़मेर में अच्छी लीडरशिप की जरूरत तो है। बाड़मेर सर, जहाँ पे बड़े बड़े नाम बाड़मेर के लोगों ने तो राजस्थान में, देश में जाके प्रतिनिधित्व दिया है। चाहे हम बात करें तन सिंह चौहान, शुरुआत से बात करते हैं तन सिंह चौहान, जिनके विचार पे आज पूरा एक संगठन खड़ा। चौहान नहीं, तन सिंह जी चौहान तो ठेकेदार। सॉरी, तन सिंह जी, जो जिनके पीछे क्षत्रिय वक्फ संघ खड़ा हो गया, तन सिंह जी। उसके बाद गंगाराम चौधरी, रिधिचंद जैन, अब्दुल हादी, आमीन खान, हेमाराम चौधरी, जसवंत सिंह जसोल, ये वो नाम हैं जो प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक उनकी दमक थी। और आज बाड़मेर ऐसी दुर्दशा का शिकार है कि एक सच आप सब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। बाड़मेर को आज बीजेपी में या सत्ता में कहें तो दो नेता चला रहे हैं। के विश्नोई जो जोधपुर से आते हैं, आदूराम मेघवाल जो जोधपुर से आते हैं। नहीं, मैं आपके प्रश्न के पहले से तो सहमत हूँ कि जो स्टारवर्ड्स जिनके आपने नाम लिए, चाहे तन सिंह जी हो, गंगाराम जी हो, हेमाराम जी हो, जसवंत सिंह जी हो, आदि साहब हो, अमीन खान जी, और भी और नाम हैं जी, जिन्होंने जिले को जो है, आपके इधर अमराराम जी है जी, सब लोग अच्छे नेता रहे। और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट की जो पॉलिटिक्स है या हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उसको रिच करने का
वो किया। इनके कदम से स्टेट में फर्क पड़ता था, ये बात भी सही है। और आज भी इनकी बड़ी फॉलोइंग है जो इनको आइडियल मान करके काम करती है, ये बात तो सही है। मैं व्यक्तिगत नाम लेने की परंपरा में तो विश्वास नहीं करता, लेकिन आपने जिन दो शख्स का नाम लिया, हमारे मंत्री जी और विधायक महोदय का जी, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है कि पिछले 5 चुनावों से के बिश्नोई गुड़ामलानी से अपने पिताजी के लिए या खुद के लिए, पिछले 25 वर्ष से उनका ससुराल पीहर से गुड़ामलानी है जी। और आदुराम जी मेघवाल सन 2000 से लगातार वहां है। चुनाव लड़ने के लिए आए थे? ये उनका तीसरा चुनाव, नहीं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। आपको मैं बताऊं कि वो चुनाव तो पार्टी ने उनको 2003 में लड़ा दिया जी। चुनाव लड़ने क्यों लड़ाया? क्योंकि उनसे पहले जो टीकमचंद जी कांत लड़ते थे सिवाना से, वो जालौर से आके लड़ते थे। हाँ, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट के रूप में जो कि वहां स्थानीय उम्मीदवार ऐसा कोई मजबूत बीजेपी में नहीं था, और ये पार्टी की विचारधारा से संघ परिवार से जुड़े हुए थे, सिंसियर कार्यकर्ता थे, इसलिए पार्टी ने उनको चांस दिया। तो उसके बाद में 2003 से लेकर आज दिन तक, और इवन मैं समझता 2000 से ही वो पार्टी के अंदर पदाधिकारी हो गए। उसके बाद से उनका रहन सहन परिवार सब कुछ वही है। तो ये हम नहीं कह सकते, माइग्रेट तो कोई न कोई कहीं कहीं से तो कभी न कभी तो हुआ ही है। वो तो हुआ है, जो माइग्रेशन जो है जीवन का एक बड़ा सच है। लेकिन वो कोई जोधपुर के वासी अभी ये बात कोई बिलीव नहीं करेगा। दोनों ही वहां पर जिन्होंने अपनी एक तरह से कर्म भूमि जो बना दिया बाड़मेर को, तो अब उनकी जन्मभूमि कर्म भूमि सब कुछ वही है। उनका आकलन आप इस हिसाब से करिए कि भाई उनका पब्लिक लाइफ के अंदर उन्होंने जो जिस ओहदे पर वो है उस पर कोई गलत सही कर रहे हैं तो उस पर आप उनको उनके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं कि सही गलत सही से मेरा कहना ये है कि बाड़मेर की आज जो स्थिति देखें तो बाड़मेर जिला मुख्यालय ऐसा वीरान है कि क्या कहें सत्ता के रूप में। आप कैसे देखते हैं? वीरान नहीं कह सकते। वीरान क्यों नहीं कह सकते सर? अस्पताल में मशीनें, सीटी स्कैन मशीन के लिए पत्र ही पत्र चले जा रहे हैं। समस्याएं वैसी की वैसी हैं। देखो समस्याएं जो है, जब तक मानव जीवन रहेगा समस्याएं अनंत है। आप 10 समस्याओं का समाधान करोगे 100 मुंबई खड़ी होगी। ऐसा कभी भी किसी भी सरकार, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति या व्यक्ति के जीवन में, आप परिवार ले लें, अपने परिवार में अपन 10 समस्याएं सुलझाते हैं, 20 नहीं खड़ी हो जाती। तो समस्याएं सदैव रहेगी। हाँ, ये हम इस बात पे आए कि भाई समस्याओं को सुलझाने की जो हमारी अप्रोच है उसमें कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है समाधान की दिशा में। क्योंकि समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो मानव जीवन में आप सारी सुविधाएं कर दो, सुख सुविधाएं, तो जो अधिक सुविधा भी एक समस्या बन जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें तो चलेगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि 2 साल का जो सरकार का जिस तरह का कार्यकाल रहा है और हमारे जनप्रतिनिधियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से सकारात्मक ढंग से जो उनके हाथ में था, मैं ये तो नहीं कहता कि वो चांद तारे उतार लाई धरती पे, लेकिन सिंसियरली उन्होंने प्रयास किया है जनता की समस्याओं को एड्रेस करने का, जनता की समस्याओं को सुलझाने का। ये नहीं रहा कि वो पब्लिक से छुप के और उन्होंने आंख बंद कर ली, ऐसा नहीं रहा। समस्याएं हैं, उनको और एमिकेबल ढंग से सुलझाने की जरूरत है, उस पर और मेहनत करने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बाड़मेर में पिछले लंबे समय से देखें तो बातें ज्यादा हो रही हैं, काम कम? ये तो राष्ट्रव्यापी समस्या है। नहीं, इन दिनों चर्चा में, हर चीज को लेकर चर्चा में बाड़मेर चर्चा में है, ये तो बात आपकी ठीक है, और बहुत बार गलत कारणों से भी चर्चा में है। इस बात का हमें आपको उस जिले के निवासी होने के नाते अफसोस भी होता है कई बार कि मैं आपके ही बिरादरी के साथी जो मिलते हैं मुझे हर बार कहते हैं कि अरे यार आपका बाड़मेर तो बड़ा चर्चा में है। अच्छा, वो उनका जो है कोई तारीफ नहीं होती, तंज होता है जी। तो उस तंज को सुन के कोई बड़ी खुशी नहीं होती। बाड़मेर, जैसलमेर, हमारा पश्चिमी राजस्थान, बालोतरा से लेके ये जो इलाका है, ये हमेशा अपनी गहराई के लिए, अपनी मैच्योरिटी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अच्छे जीवन मूल्यों के लिए जो है आजकल किन्हीं और कारणों से भी चर्चा में। हाँ, तो वो मैंने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर में ड्रग्स फैक्ट्री, स्मैक फैक्ट्री, एमडी फैक्ट्री। कल एक वीडियो आया है सर, बाड़मेर से जो गुवाहाटी ट्रेन चलती है उसमें खुलेआम बैठ के व्यक्ति, एक युवा है, वो स्मैक पी रहा है। ये तो इसके बारे में नशा पहुंच गया, गहराई नशा पहुंच गया, और वो भी हमारे जैसे स्वस्थ इलाके में। आप ये देखो कि हमारे यहाँ के इलाके के पुरुष महिलाएं इतने बलिष्ठ और निरोगी होते थे कि
आपको गांव में अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये क्लेम करेंगे कि उनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, एक दिन के लिए अस्पताल लेंगे, एक दिन के लिए उन्होंने कोई एलोपैथिक दवाई का प्रयोग नहीं किया। और आज उन्हीं की संतानें हम यदि स्मैक में, नशे में, इसमें हमारी नौजवान पीढ़ी जा रही है, तो ये हम सबका सामूहिक फेल्योर है। इसमें देखो, परवरिश करने वालों का फेल्योर है, समाज का फेल्योर है, लीडरशिप का फेल्योर है कि हम लोग समाज में इस तरह का जो ये माहौल पैदा हो गया, उसमें हम लीड करने में नाकामयाब रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं वही फिर आ रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि वैक्यूम है? नहीं, वैक्यूम से मैं सहमत हूं कि एक अच्छी लीडरशिप की हर समय जरूरत रहती है, निश्चित तौर पर रहती है सब। और लेकिन जो अभी नेतृत्व कर रहे, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। अभी लिमिटेशन को कैसे मानेंगे सर? बाड़मेर जैसलमेर इस समय नशे के कारोबार में सबसे आगे, खुलेआम नशा बिक रहा है और नशा बिक ही नहीं रहा, नशा बन रहा है। ऐसा कभी बाड़मेर जैसलमेर में संभव नहीं था पहले। दूसरा, जातिगत राजनीति का एक क्या बोलते हैं उसको, जहां परीक्षण करते हैं, वो केंद्र बन गया है। हर बात में जाति है, अपराधी भी जाति के पीछे छुप रहा है, तो बुरा जरूर लगेगा आपको, लेकिन मुझे क्यों बुरा लगेगा? कई नेता भी जाति के पीछे छुप रहे हैं। नहीं, देखो, दोनों चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि जातिवाद भी एक तरह का नशा है। हाँ, जो समाज को इतना हार्म करता है, जो फैलाने वाले को भी हार्म करता है, और लॉन्ग टर्म में देश को, समाज को, इलाके को नुकसान करता है। नेता जाति धर्म का सहारा कोई लेते हैं, मैं तो इस बारे में मेरी स्पष्ट मान्यता सदैव से रही है कि जब आप अपने नेता धर्म को निभाने में विफल हो जाते हो, आपका एज ए पॉलिटिकल लीडर जब धर्म जो बनता है उसको निभाने में यदि आप विफल होते हो, तो आदमी ऐसे अवैध सहारे लेता है, जाति की आड़ लेता है, धर्म की आड़ लेता है, और भी कोई आड़ लेता होगा। तो ये निश्चित तौर पर जातिवाद जो है, और अब ये सोशल मीडिया आने के बाद में हमारा नौजवान तबका जो नेताओं के ट्रैप में आ जाता है, और वो दिन भर आपस में पूरे दिन में वो संघर्ष चलता रहता है। तो ये बहुत गंदी बात है। मैं तो अभी कौन ठीक बात को तो आजकल वो क्या आपकी भाषा में कहते हैं, वायरल नहीं होती है ना। तो इस वायरल के जमाने में ठीक बात कहने का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमें अपनी बात कहनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अभी जब विवेकानंद जी की जयंती थी, उस दिन भी कहा कि भाई ये अपनी नौजवान को, विशेष रूप से युवा दिवस पे मैंने ये निवेदन किया था कि आप अपनी जाति, अपने धर्म, अपने इलाके से बाहर भी लोगों से इंटरेक्शन करो। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जिस दायरे को ठीक समझ के बैठा हूं वो ही नहीं, इसके सिवाय भी लोग अच्छे होते हैं। हर वर्ग में अच्छे लोग होते हैं, हर वर्ग में लोगों के अच्छे विचार होते हैं, उनके साथ हमारी मित्रता हो सकती है। तो आपका एक ब्रॉडर IQ एक बनेगा, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में आपका एक व्यू बनेगा। तो ब्रॉडर व्यू बनेगा तो आपके अंदर जो है, जो छोटी छोटी सीमाओं को लेके कट्टरता है, ठीक है, बिल्कुल छोटी, इसका कोई अंत नहीं है। आप तो कह रहे हो जाति के अंदर लोग गोत्रों पे लड़ते हैं। हाँ, उसके बाद अगला चरण ये, फिर गोत्रों में फिर अपने उसके दड़े गांव में जो होता है उसके लिए लड़ेंगे। तो इसका कोई अंत नहीं है। आप जो है, जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की बात करता है, जो मानव एकता की बात करता है, ये हम विश्व गुरु किस लिए थे कि हमारा थॉट प्रोसेस ये था, और हम सिकुड़ते 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 उस पे आ गए कि ये तेरी जाति का है, ये मेरी जाति का है, ये ऐसा है, ऐसा। इस तरह से लड़ते हैं जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग का फैसला होने वाला, अभी कोई बाउंड्री बनने वाली हो। हाँ, उससे भी आगे बहुत लो लेवल पे आके टीका टिप्पणियां और उसमें घसीटते हैं उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश समाज को बनाने के लिए अपने बलिदान दिए। बिल्कुल, उसका फिर एक दूसरे पे जो टिप्पणियां वो बहुत निम्न स्तर तक जा चुकी है। और बाड़मेर जैसलमेर कभी ऐसा था नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, लेकिन 2003 के लोकसभा चुनाव में चार में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी ने बीजेपी को वोट दिए थे। यहाँ इस तरह की चीजें कभी रही नहीं। धर्म जात में इस तरह का पोलराइजेशन किसी ने करने की कोशिश भी की। लोगों ने उस समय जो है यहाँ सीढ़ियां बांटी कि ये गुजरात में हुआ है, तो वहां लोगों ने जवाब दिया कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप देखो कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारे पे सीमाएं तो 3 बटी, उधर बंगाल बंटा जी, इधर पंजाब बंटा, और इधर हमारे इधर सिंध और राजस्थान के बीच में बाउंड्री बनी जी। तो बंगाल में नरसंहार हुआ, गांधी जी को जाना पड़ा, आजादी के जश्न को छोड़ करके वहां शांति का पीरियड।
पंजाब में तो आपको पता ही है, खूब सारी फिल्में भी बढ़ गई, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये वो, और लाशें भर भर की ट्रेनें इधर से उधर से एक्सचेंज हुई। और यहाँ पर सिंगल किसी का पार्टीशन को लेके नाखून तक नहीं कटा। क्यों नहीं कटा? क्योंकि हमारी जो परंपरागत जड़ें थी आपसी समझदारी की, आपसी व्यवहार की, वो इतनी मजबूत थी कि ये प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ। और बहुत कम माइग्रेशन आपस में यहाँ से वहां हुआ। जो उधर से तो लोग जरूर आए, लेकिन इधर से हिंदुस्तान से कोई गया हो किसी जात बिरादरी का, ऐसा बहुत कम हुआ। तो ये अपने आप में इस इलाके की एक ब्यूटी थी, सुंदरता थी। उसको यदि दाग लगता है तो उससे मैं तो पॉलिटिक्स को अपन छोड़ दो इसमें, तो आप ये अपने आप में सोसाइटी के रूप में हमारा फेल्योर है। इसका जिम्मेदार तो पॉलिटिशियन को मैं मानता हूं कि पॉलिटिशियन यदि ये बीज डालते हैं, बीज बिल्कुल डाले जा रहे हैं। जैसलमेर हो, पोखरण हो, कहीं भी किसी भी विवाद को जाति और धर्म से जोड़ना कहां तक उचित है? देखो, उससे तो मैं असहमत हमेशा ही रहता हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पोखरण की घटना अभी जो घटित हुई हो, चाहे जैसलमेर में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाना, इस तरह की जब घटनाएं होती है तो सोसाइटी के अंदर उन तत्वों को भी बढ़ावा मिल जाता है जो अवसर ढूंढते हैं कि भाई कैसे करके इस पूरे माहौल को। आप देखो कि इस सब का, मैं बहुत गहराई से एक बात कह रहा हूं, पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं समझेगा, इस सारे डिवीजन का, चाहे वो जातीय डिवीजन हो चाहे धार्मिक डिवीजन हो, हम बॉर्डर पे रहने वाले डिस्ट्रिक्ट है, इसका दो लोगों को फायदा होगा, एक पाकिस्तान को और दूसरा ISI को। मेरी इस बात को आप गिन के बांधना, बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। एक ISI को यहाँ काम करने का अवसर हम एटमॉस्फेयर बना के दे रहे हैं, बिल्कुल, और एक हम जो है पाकिस्तान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप अपने ही नागरिकों के बीच में इस तरह से नफरत के व्यवहार, चाहे जाति के नाम पे दीवारें खड़ी करोगे या धर्म के नाम पे करोगे, तो वो आपकी सोसाइटी की मुख्य धारा से धीरे धीरे दूर होते जाएगा। वो दूर होगा और फिर वो उसको कोई भी यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो इस बात को यदि ये नहीं समझेंगे तो अल्टीमेटली हम ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये आप उन लोगों के लिए भी कह रहे हैं जो भी इस तरह की राजनीति करते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हो, किसी पार्टी के हो। मैं किसी पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ जी, ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया, वर्षों तक यही किया। उस कांग्रेस के नक्शे कदम को यदि मान लो कोई भी पार्टी, मेरी भी पार्टी, यदि उसी को अपनाने की कोशिश करेगी, तो ये कोई अपने आप में अच्छी बात थोड़ी है कि कोई भी गलत बात, कोई भी चीज है, नशा है, अब उसमें आप कहोगे कि कांग्रेस वाला कर रहा है, बीजेपी वाला कर रहा है, तो उसको फायदा होगा। कोई नशे का तो सभी को इस बात की क्या बात है, नुकसान सब, कोई भी गलत रास्ता हम लेंगे तो वो ठीक उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल। प्यार साहब, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या एक व्यक्ति पूरा समाज होता है? आजकल ये हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति किसी को कुछ बोल देता है तो सीधी उसको ये लोग यूथ ये मान लेता है कि नहीं, उस समाज ने गाली दी है, और पूरी एक फोर्स लग जाती है उसके खिलाफ। ये अपन सही कह रहे हो आप। एक व्यक्ति का जो बयान है वो कोई सोसाइटी का होता भी नहीं, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या उसके पीछे। तो इसको लेकर आप लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, इसको लेकर गंभीरता से क्यों नहीं बैठते आपस में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, RLP हो, कोई भी पार्टी हो, इसको लेके क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि आज का जो यूथ है वो आप लोगों को फॉलो करता है, आपकी बात सुनता है, और आप ही अगर नेता ही नफरत बिखेरेगा तो उसको समेटेगा कौन? बैठना चाहिए, बात आपकी सही है, सुझाव भी आपका सही है कि बैठना चाहिए। नौजवान को आज हम नौजवान के रोजगार की चिंता करें, उसके फ्यूचर की चिंता करें, उसके अच्छे भविष्य की चिंता करें, वो अच्छा रोजगार लगे इसकी चिंता करें, ये नेता का असली धर्म है। बिल्कुल। उसको आप ये फर्जी लड़ाइयों में अटका दोगे, ठीक है, तो उससे क्या निकलना, मुझे बताओ। आपसदारी के अंदर किसी ने, एक ने बयान दिया, इधर से वो हो रहा है, ये हो रहा है, एकदम वाहियात काम हमारा नौजवान का। भला किसी का नहीं होना। नहीं, भला कि आप अपनी पूरी नौजवान आबादी को जो है एक तरह से डल करने जा रहे हैं। उससे क्या आउटकम नहीं, सुबह से शाम तक ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे जो है ये हो गया वो हो गया। अरे काहे निकमे इतने हो गए, तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा क्या? कुछ भी करो, अपने घर का काम करो, ये करो, कोई कंस्ट्रक्टिव काम सोसाइटी के अंदर बहुत, जबकि रोजगार भी बहुत है। बाड़मेर, जैसलमेर में बात करें, पिछले 25 साल में रिफाइनरी, ऑयल, ये कोयला, इसके अलावा भी सोलर, तो तमाम तरह के उद्योग आए। लेकिन आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं
जो डेवलपमेंट जिस दिशा में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। रोजगार की दिशा में इन क्षेत्र का यूथ नहीं बढ़ पाया आगे, वो केवल ठेकेदारी और रंगदारी तक सीमित हो गया। रंगदारी में इस पे आऊंगा। बात तो सही, जितनी हमें उम्मीद थी, जैसे ऑयल फील्ड जब शुरुआत में आया तो लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी कि यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिला रोजगार नहीं, लोगों केवल को, लेकिन गाड़ी लगाना, हाँ गाड़ी लगाना नहीं, ये बात सही है। फिर एक बात आया कि भाई बहुत बार जैसे लोग बाग आते थे, हम लोगों के पास आते थे, हम उनको और बड़े नेताओं के पास ले जाते थे, भाई इसका फोन करो, इसका फोन। तो फिर कंपनियों का एक सिंपल बहाना होता था कि इनके पास स्किल नहीं है, उनके पास वो जो हमको टेक्निकल योग्यताएं चाहिए नहीं है। लेकिन ये चलो, इसके सिवाय भी बिना टेक्निकल योग्यता के भी बड़ा एक रोजगार मिल सकता था। उसके मुझे लगा, मेरा ऐसा मानना है कि जब नेताओं को लगा कि हम खुद ही कुछ फायदा ले लेते हैं, तो जब वो कंपनियों के वेंडर बन गए तो उनको उनकी कहने की ताकत घट गई कंपनियों को, ये कि भाई हमारे लोगों को रोजगार। आप मानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र के कई नेता ठेकेदारी करते हैं? हाँ, मानते क्या है, तो सत्य बात है। तो वो जब आप वेंडर हो जाते हो किसी भी कंपनी, हित जुड़ जाता है ना आपका, फिर आप बोलो। तो फिर जो है, मैं डॉक्टर लोहिया की एक बात याद आती है जी। उनका कहना था कि नेता को संतति और संपत्ति दोनों से दूर रहना चाहिए यदि उसको सोसाइटी को कुछ देना है। तो अब तो नेता जो है संपत्ति और संतति दोनों के लिए तो करता है। संपत्ति इसलिए जोड़ रहा है कि उसको संतति को कुछ देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कोई उसमें, इस कारण से जो है ये रोजगार का प्रश्न है, या इन कंपनियों के माध्यम से उस इलाके का जितना विकास होना चाहिए था उसमें जो रुकावट कह दो, अड़चन कह दो, उसके आने का कारण, बड़ा कारण मैं जो समझता हूँ ये है, उसके कारण से आपकी ये सोच ही नहीं बन पाती। अब सोच ही बन पाती कि अच्छा ये काम आ गया यदि मैं ले लूँ, ये काम आ गया इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा। फिर आप ये क्यों सोचोगे, या उस कंपनी के हेड से बात करोगे, आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर से भी बात करोगे, क्या करोगे? आप ये थोड़े कहोगे कि आप ये कहोगे कि आप ये इसके लिए मेरे लिए फोन कर दो, ये तो फला पार्टी वाला कर रहा है, मुझे भी करना है। तो फिर आपका दायरा जो है वो अलग, दिशा अलग ले लेते हो, वो फिर बोलने की वो कैपेसिटी रहती नहीं है। बाड़मेर में एक शब्द बड़ा चर्चित है इन दिनों, पावर सेंटर। इसको थोड़ा समझना चाहता हूँ, ये क्या वर्ड है पावर सेंटर? हमने तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में ही सुना था कि ये पावर सेंटर है, ये पावर सेंटर। अब ये आपकी बिरादरी के लोग चला देते हैं, हमारे तो ऐसा है कि हम में से तो कोई कहता नहीं कि हम पावर सेंटर है, ठीक है। कहते हैं वो सारे पावर वही है, शक्तियां वही हैं। तो शक्तियां तो जनता में है और जनता सरकार में निहित करती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस सरकार की ताकत से एम्पावर्ड है, और सरकार को ताकत दी है जनता ने। यानी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है, आप कह रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई तो निश्चित तौर पर होती है, तब कार्यकर्ता या आपकी बिरादरी को इनको जुमला करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई हमारी पार्टी के किसी नेता ने, जितने मेरी जानकारी है, जिनके लिए आप कह रहे हैं, उन्होंने भी, मुझे तो कभी ऐसा याद नहीं आता कि उन्होंने पोस्टर भी लगा था कलेक्ट्रेट के बाहर, कोई भी लगा दे, मैं लगा दूं, विवेक जी भगवान है, पत्रकारिता के जो है महान व्यक्तित्व की धनी है, तो वो मेरी राय है। तो खंडन कभी नहीं किया। अब खंडन किस किस का करो साहब, लोग तो आपको गाली भी देते हैं और लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, किस किस का खंडन मंडन ये तो नहीं कर पाते, नेता की अपनी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन असली पावर सेंटर तो ये जनता है, जो आज हमको दे रही है, कल किसी और को देगी, परसों किसी और को देगी। वो है हम सब जिस कैपेसिटी से राजनीतिक पार्टी के पार्ट है, तो हमारी जितनी हो सकती है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अब ये लोगों पे छोड़ते हैं, फिर आपकी बिरादरी भी तमगे लाती है, बाड़मेर में बहुत चर्चा में रहती है। अब वो ठीक है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि ये लोगों पे किसको क्या कहते हैं, लेकिन असली तो जनता है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ मेरी पार्टी के लोगों को आज, और मैं एकदम श्योर हूँ कि उनमें से कोई ये अपने बारे में ये कहे कि मुझे ये कहो या मैं ये हूँ, ऐसा मैंने नहीं सुना। जी, आगे चलते हैं। आपकी विधानसभा है शिव, जो कि देश में, प्रदेश में काफी चर्चित कई वजहों से हुई, और जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय कुछ ज्यादा चर्चित हुई जब निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा। एक मुद्दा उन दिनों नेशनल मीडिया से लेकर बड़े बड़े चैनलों ने कवर किया था, वो था डीएनपी। आज पिछले 1.5 साल में मैंने उसको लेकर कोई चर्चा, कहीं खबर नहीं सुनी। तो आज
क्योंकि आप सिर्फ विधानसभा से ही आते हैं और डीएनपी पे आपकी अच्छी खासी नॉलेज है। 2 साल में क्या परिवर्तन हुआ डीएनपी को लेकर, कितने लोगों को राहत पहुंची? देखो, मुद्दा चुनाव में इश्यू बना, ये बात तो हमारे लिए खुशी की बात है कि पहली बार जो है इस पे सीरियसली चर्चा ही चली, काम तो हो रहा था डीएनपी। मेरी अर्जी वही मैं आपको कह रहा हूँ कि चर्चा चली, तो इस बात का हमें कोई दुख नहीं था। चुनाव लड़ने वाले थोड़ा सा डीएनपी के बारे में भी अगर बता दे, मैं आपका समय लूंगा, क्योंकि नए दर्शक यूथ को पता ही नहीं है डीएनपी क्या है। हमारा एक इलाका है बाड़मेर जैसलमेर के बॉर्डरिंग एरिया का, जिसको डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से कहते हैं, और ये 1980 में जो है नोटिफाई होकर के और डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। इसका बेसिक उद्देश्य तो ये था कि वहाँ जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय तंत्र है उसकी सुरक्षा करना, मरुस्थल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु है, बेसिकली तो ये गोडाउन के संरक्षण के लिए था, और इसके सिवाय भी जो मरुस्थलीय जीव जंतु थे उनके, तो वो, लेकिन उसके डेजर्ट नेशनल पार्क बनने से उसके जो नियम कायदे कानून थे उसमें होता भी है कि वहां से जनता माइग्रेट हो जाती है, वो पूरा उनके लिए, तो जनता भी वहीं रही, वो नोटिफाइड भी हो गया एरिया। तो अब डीएनपी के कानूनों का और जनता के डेवलपमेंट का क्लैश होना शुरू हो गया। क्लैश क्या मतलब, एक तरह से जनता का डेवलपमेंट रुक गया, मूलभूत सुविधाएं वो कुछ भी आप नहीं कर सकते वहां। तो इस कारण से ये बर्निंग इश्यू बन गया। तो फिर ये पब्लिक इश्यू का लोगों को तकलीफ होने लगी, लोगों ने जनप्रतिनिधियों से कहा, तो समय समय पर कुछ मात्रा में रिलीफ कई नेताओं ने देने की कोशिश की, अलग अलग समय में, अलग अलग पार्टियों में, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सभी लोगों ने इसमें करीब में किसी एक पार्टी। अभी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने इस पे काफी बात चर्चा उठाई, तो ये पब्लिक इश्यू तो बना हुआ था, तो जो चुनाव लड़ने वाले लीडर्स थे उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, तो हम तो राजी थे इस बात पे कि कम से कम जो है चुनावी मुद्दा बन गया। चुनावी मुद्दा बनने के कारण इस पे बात चली, देश में नेशनल मीडिया में बात चली, कई नेशनल मीडिया के पत्रकारों ने हमसे भी पूछा कि भाई ये क्या भला है, तो उस पर सारी बात हुई। उसके बाद में आपका ये कहना है कि हुआ क्या, 1.5 साल से उस पर जो है शांति है, शांति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से वहाँ जो नेटवर्क की एक बड़ी डिमांड थी, तो नेटवर्क के टावर भी लगने शुरू हो गए, कहीं कहीं किसानों के कृषि कुओं के कनेक्शन की डिमांड थी, तो कृषि कुओं के डिमांड जो पेंडिंग थे उसमें भी काफी रिलीफ मिली है, और सड़कें जो वहाँ इसके कारण से रुकावट में थी तो उनकी भी एनओसी जारी हो गई है, वो उसके टेंडर्स प्रक्रिया में आ गए। तो जैसे एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट, भारतमाला का प्रोजेक्ट ही रुक गया था, हाँ, तो उसके लिए भी बॉर्डर की तरफ जा रही थी, तो उसके लिए भी जो है माननीय गडकरी जी के लीडरशिप में उसका भी काम वापस रीटेंडरिंग होकर अब चालू होने वाला है। उम्मीद है वो जुड़ जाएगा। हाँ, वो तो जुड़ना ही हो, क्योंकि उसका फैसला ही हो गया, जब एनओसी होगी तब उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो जो तात्कालिक रिलीफ जो हो सकती थी वो तो सारी हुई है, जो एक सामने प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये बात सही है कि डीएनपी का जो समाधान हमने एक सुझाया है कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व आप घोषित कर दीजिए, जैसा कच्छ को किया है, और एक जो है आप इसको टूरिज्म के लिए, इस इलाके को आप इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए खोलिए, और वो तभी होगा जब वो बायोस्फीयर रिजर्व होगा। तो इस पे हमारे कोई भी अभी जनप्रतिनिधि या बोल नहीं रहे हैं, बोलना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सोलर में व्यस्त है। क्या नहीं, आई एम नॉट चार्जिंग एनीवन, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं कह रहा हूं इस पे बोलना चाहिए। जब भाई सोलर में मैं, आप ये कह रहे हैं जो वहां के लोगों के लिए, आप सोचिए कि से विधानसभा में आज भी ऐसे गांव हैं जिनके पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। उन लोगों के लिए आप बोल रहे हैं कि हम सरकार से ही चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जनप्रतिनिधि साथ नहीं दे रहे हैं, और कितनी बाधाएं हैं डीएनपी क्षेत्र में आप जाके देखेंगे। लेकिन सर, सोलर की एक कंपनी आती है, उसको तो धड़ाधड़ परमिशन मिल जाती है, न खेजड़ी रुकती है कटने से, न कुछ रुकता है, न पर्यावरण, न कुछ। उस समय उनके लिए तो कोई नहीं बोलता है। नहीं, ये दोनों चीजों को आप मिक्स कर रहे हो। जैसे डीएनपी में तो सोलर को कोई परमिशन नहीं देगा, डीएनपी क्षेत्र में नहीं देगा। हाँ, मैं आपकी विधानसभा विधानसभा में तो अब ऐसा है कि जैसे 2 चीजें हैं इसमें, और दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि हम एनर्जी डेप्थ में हैं जी, ऊर्जा की हमको जरूरत है, तो उसको वही किसान कहता है कि हमको 7-6 घंटे बिजली दो, ठीक है, वो कहता है कम रेट में हमको बिजली दो, तो बिजली होगी तब कम रेट में भी होगी, ज्यादा समय भी मिलेगी, ठीक है। तो बिजली का निर्माण करना ये भी हर सरकार के सामने एक चैलेंज है।
तो ये जो गैर परंपरागत तरीके अपनाए गए बिजली निर्माण के, भाई सोलर जो है ये कुदरत हमको सौर ऊर्जा की रोशनी दे रही है, तो इसको इकट्ठा करके हम इसका बिजली निर्माण करें, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में प्रश्न है। दूसरा है कि भाई आप सोलर तो आ रहा है, लेकिन उससे जो पारंपरिक पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जैसे आपने खेजड़ी का नाम लिया, खेजड़ी कट रही, बड़े पैमाने पे कट रही है, सच बात है। मैं अभी तक इस पे नहीं बोला, मेरे ये समझ में नहीं आया कि इसको कैसे रोका जा सकता है, मेरे अभी भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, कि इसको कैसे अपन समाधान कैसे निकले। बात करने के लिए तो कुछ भी कह दो कि ये नहीं होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, समाधान क्या हो। तो एक समाधान तो ये समझ में आता है कि जितना आप पेड़ काट रहे हो उसकी एक पूरी फहरिस्त बन जाए, और उसके दुगना आप वन क्षेत्र, क्योंकि वैसे ही मरुस्थल में वन नहीं है। अभी एक वर्षा ठीक होने से हमारे वहां हरियाली की मात्रा बढ़नी शुरू हुई थी, तो ये जैसे ही सोलर आई तो इसमें बड़े पैमाने पे हजारों बीघा के अंदर पूरा इलाका प्लेन हो गया। तो प्लेन हो गया तो वापिस वहां का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार को ये चाहिए था कि भाई उतनी मात्रा में, उससे डबल मात्रा में वन क्षेत्र विकसित करने का एक उनकी कंपनियों के ऊपर मैंडेटरी कर दिया जाए। तो ये एक समाधान हो सकता है जिस पर सब जनप्रतिनिधियों को भी बोलने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, और सरकार को इस पर जो है स्ट्रांगली नियम बनाने की जरूरत है। यदि एग्जिस्टिंग नियम कोई है, मुझे नहीं पता, यदि नियम है तो उसकी पालना कराने की। देखिए, पालना की बात ठीक है, वन क्षेत्र विकसित भी करना चाहिए, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं। एक खेजड़ी की क्या वैल्यू है मरुस्थलीय व्यक्ति के लिए? तो खेजड़ी तो हमारे लिए एक तरह से वो उसका धार्मिक महत्व भी है, उसको समी वृक्ष भी कहते हैं, रेगिस्तान की तुलसी भी कहते हैं, हमारा राज्य वृक्ष भी है। और मरुस्थल में जिन पौधों का सर्वाइवल है सबसे ज्यादा, कि आप देखो कि खेजड़ी में न तो कभी पतझड़ आता है, उसको बहुत कम पानी की जरूरत है। मरुस्थल के जो पशु है, चाहे आपका ऊंट हो चाहे बकरी हो, उन सबके लिए भी वो पौष्टिक है। और मरुस्थल में रहने वाले हम जो लोग हैं, जिनको एक तरह से आप ऑर्गेनिक सब्जी जो सांगरी है वो भी उसी खेजड़ी से आती है। और फिर जब खेजड़ी की उम्र भी लंबी है, ठीक है, तो उस लंबी उम्र के बाद जब खेजड़ी कटने में आती है तो उसकी लकड़ी भी बहुत उपजाऊ, बहुत महत्वपूर्ण है, फर्नीचर में काम आ जाता है हर तरह से। तो खेजड़ी एक बहुउपयोगी वृक्ष है, जो जिसकी उपयोगिता पे तो कोई डाउट ही नहीं है। तो खेजड़ी की जो वैल्यू है वो नीम से काउंट तो नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते, वो बात ठीक है आपकी कि एक खेजड़ी को पनपने में बहुत समय लगता है, एक खेजड़ी को वृक्ष बनने के अंदर। क्योंकि जो वृक्ष, आपको पता है कि जो वृक्ष जितना समय लेता है, खेजड़ी है, जाड़ है, ये बड़ा होने में बहुत समय लेते हैं, तो इसीलिए उनकी उम्र भी लंबी होती है। तो एक नेचुरल बात है। और नीम है जो बड़ा भी जल्दी होता है, तो उसकी उम्र इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ न कुछ तो होना चाहिए, कोई भाई आप कुछ, ये गंभीर समस्या है, ये समस्या है, निश्चित तौर पर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर अब बात यह है कि किसको पड़ी है, लोगों को तो आज की पड़ी है, कल पे कौन जा रहा है। ये भी बात सही है। शिव में डेवलपमेंट को लेके बात करें, 2 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को लेके, तो अलग अलग दावे हैं। निर्दलीय विधायक दावा करते हैं कि डेवलपमेंट उनकी आवाज उठाने पे हुआ, और जो आपके चुनाव लड़े और बाकी बीजेपी के जो वर्कर और जो भी नेता हैं वो कहते हैं नहीं, हमारी सरकार ने हमारे कहने पे किया। इसको लेके, क्लेम को लेके बहुत क्लेश हमेशा रहता है। ये तो डेवलपमेंट कितना हुआ शिव में, ईमानदारी से? नहीं, डेवलपमेंट हुआ है। देखो, शिव का ही कारण नहीं है, पूरे राजस्थान का भी है कि अपने जो योजनाएं जो है, आप देखते हैं कि बजट की जो भी घोषणाएं होती है तो 200 की 200 विधानसभा क्षेत्रों में होती है। सरकार काम क्या हुआ सर नया? तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि नए काम में देखिए, बिजली के जो जीएसएस है, तो हमारे वहां तो क्या है कि अब डबल क्रॉप शिव का आप ये समझ लीजिए 50-60% इलाका जो है वो सिंचित क्षेत्र है। तो वहां सबसे बड़ी तकलीफ किसानों की थी बिजली के पावर हाउस की, ठीक है। तो वो आप 132 के हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 पावर हाउस आ गए, छोटे जीएसएस तो अलग से आए, ठीक है। स्कूलों का जो क्रमोन्नत होना है काफी मात्रा में, जहां 10वीं से 12वीं होनी थी वो काफी मात्रा में हो गई। फिर आपके इंफ्रा की है, सड़कों की है, जहां जहां डिमांड्स थी वहां कई जगह टेंडर्स हो गई, कई जगह काम चालू हो गया, जो बेसिक जिसको अपन कहते हैं। और पानी का जो जल जीवन मिशन का काम है, सड़कों का तो काम भी बड़ा घटिया हो रहा था, एक वीडियो भी आया था।
मैं वीडियो पे नहीं जाना चाहता, वीडियो में जो वो एक हाँ, वो अलग मसला है, लेकिन काम की गुणवत्ता को लेकर काम की गुणवत्ता यदि कहीं गड़बड़ लगती है तो मान लो वहां भी जांच शुरू हो गई, क्वालिटी कंट्रोल है, महकमा है, ठीक है, तो आज की तारीख में तो कोई भी गुणवत्ता को लेकर समझौता हो ऐसा मुझे लगता नहीं, और कहीं भी होगा तो उसकी तो तुरंत आजकल ग्रामीण सब जगह जागरूक है, तो इसमें कोई वो नहीं, लेकिन मूल बात है कि काम होना चाहिए। तो काम जो बेसिक इंफ्रा के काम है, चाहे शिक्षा का काम है, चाहे पानी बिजली का काम है, इस पे बहुत बड़ी तेजी के साथ में काम हो रहा है। कॉलेज शिव में है, कॉलेज के अंदर स्टाफ की कमी का संकट है, निश्चित तौर पर है, और उसके लिए कुछ स्टाफ तो लगा है, पहले एक ही स्टाफ के भरोसे चल रहा था, लेकिन आज वो स्थिति तो नहीं है। लेकिन जैसी एक उपखंड मुख्यालय की, एक विधानसभा मुख्यालय की कॉलेज होनी चाहिए फुल फ्लैश, वैसी नहीं है, तो अब उसके कई समस्याएं हैं, स्टाफ की कमी है, उसको लेकर के हम जूझ रहे हैं, तो वो कमी है, प्रयास कर रहे हैं। 3 साल है अभी, और तो मुझे लगता है कि इसमें रही दावे की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए स्वरूप सिंह जी हैं, ठीक है, निश्चित तौर पर सरकार अपने कार्यकर्ताओं से बात करती है, उनसे सुनती है, उनसे सुझाव मांगती है, वो अपनी बात पहुंचाते भी हैं, और विधायक चूंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो ये दोनों का ही फर्ज है। मान लो दोनों में ये होड़ रहती है कि हमने विकास कराया, हम विकास कराना चाहते हैं, तो विकास के लिए होड़ को तो मैं बुरा नहीं मानता, इसमें तो जनता का हित है, कोई कराए, आपके घर में सड़क आ रही है, पानी आ रही है, बिजली आ रही है, आप कह दो मैंने कराया, मैंने कह दिया मैंने करा दिया, करा तो दिया, इस बात का तो नहीं है कि नहीं कराया, तो अच्छी बात है। विकास को लेके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, इसमें टूची राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, फेसबुक पोस्ट का ही तो झगड़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर चल रही है, आप मानते हैं? हाँ ठीक है, अब सोशल मीडिया की लड़ाई को आप लोगों ने इम्पोर्टेंट बना दिया, तो उसका हमें कोई नहीं, लेकिन जनता को मूल बात है कि जनता को रिलीफ मिलनी चाहिए, हमारा तो बिल्कुल। रिलीफ में आपने, आपके ऊपर हालांकि आरोप भी है ये कि परिसीमन में आपने बड़ी वो अपनी जो आपको जिम्मेदारी मिली थी उसका फायदा उठाते हुए एक नई पंचायत समिति बना दी। नहीं, हमने कोई एक नई पंचायत समिति नहीं बनाई है। आपके क्षेत्र में आपने नहीं, हमारे क्षेत्र में भी वो नियमानुसार, जो नियम के अनुसार जो जनसंख्या का क्राइटेरिया था और जितनी ग्राम पंचायतों का क्राइटेरिया था, हमने नियम से इधर उधर जाकर के, और केवल चूंकि मेरा गांव है इसलिए वो पंचायत समिति बननी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लेकिन परिसीमन में कई आरोप लग रहे हैं, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि शिव समेत पूरे बाड़मेर में कई जगह जाति आधारित परिसीमन किया गया है, उसको कितना ठीक मानते हैं? मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि आप उस कमेटी से जुड़े हुए थे, इसलिए मेरा ये सवाल वो ठीक बात है, बेसिकली तो प्रशासन ने किया सारा कुछ, हम तो एक सजेस्टिव भूमिका में थे, सुझाव ही बड़ी चीज होती है। लेकिन मूल बात ये है कि मैं ये तो नहीं कहता कि कहीं जाति के आधार पे नहीं बनी होगी, कि नहीं बनी होगी, क्योंकि नीचे जैसा कार्यकर्ता सुझाव देते हैं, उस गांव के लोग जैसा सुझाव देते हैं, उन्हीं सुझावों के आधार पे तो कमेटी या प्रशासन डिसीजन लेता है। तो लेकिन ये मैं इस बात को सिरे से नकार रहा हूं कि सारा कुछ ऐसे हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके गांव का कार्यकर्ता से लेके, तहसील के कार्यकर्ता से लेकर के, और जिले के कार्यकर्ता से लेकर स्टेट के कार्यकर्ता तक, यानी जिस प्रक्रिया में हजारों लोगों से सजेशन लिए जाते हैं कि कैसे किया जाए, लोगों को कैसे, बेसिकली तो सरकार का ये था कि छोटी इकाई कोई भी जो बने, प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी बनेगी, तो आप देखो कि रेवेन्यू विलेज आज हमारे विकास का आधार है, तो इस सरकार ने जो है हजारों की संख्या में रेवेन्यू विलेज बना दी। वो रेवेन्यू विलेज के अंदर जो एक बेसिक सुविधाएं जो आनी हो आनी, फिर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का जितना छोटा एरिया होगा उतना विकास होगा, नेचुरल सी बात है कि उस ग्राम पंचायत का बजट, उस गांव के अंदर पूरा इंफ्रा, ग्राम पंचायत के लेवल की जो चीजें होती है, आजकल सब जगह सीनियर स्कूल का क्राइटेरिया आ गया, तो वो हो गई। फिर आप पंचायत समिति का मान लो कर लीजिए कि जितनी छोटी इकाई बनेगी, आज मान लो हमारे इधर के इलाके के लोगों को शिव तक जाना पड़ता था, अब उनको वहीं अपने आसपास के गांव के लोगों को वहीं सहूलियत, वहीं पंचायत समिति हो जाएगी। ऐसे ही ये सारा जो परिसीमन है बेसिकली तो पब्लिक को रिलीफ पहुंचाने के लिए, रिलीफ पहुंचाते पहुंचाते आप लोग इतना रिलीफ दे गए कि बाड़मेर जिले के कुछ हिस्से को बालोतरा में बांट दिया। कौन से हिस्से? तोरीबन्ना, गुड़ामदन।
धोरी मना गुड़ा मलानी। हेमाराम चौधरी कितने दिन से धरने पे बैठे हैं, बताइए, वयोवृद्ध नेता हैं। देखो, दो बातें हैं। एक तो हेमाराम जी हमारे जिले के नो डाउट एक रेस्पेक्टेड नेता है, सम्मानित नेता है, और मैं जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी पार्टी के भी किसी भी व्यक्ति ने उनके सम्मान में कभी कमी नहीं की। वो एक हमारे जिले में अक्रॉस द पार्टी लाइन हम उनका बहुत आदर करते हैं, एक बात। दूसरी बात कि उनको एज ए कांग्रेसमैन, एज ए पॉलिटिकल लीडर, इस बात का पूरा हक है कि हमारे पार्टी के या सरकार के किए हुए फैसलों पर वो उंगली उठाए, सवाल खड़ा करे, उसके खिलाफ धरना दे, प्रदर्शन करे, रैली करे। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनको करना चाहिए जो उनको ठीक समझ, उनको लगता है कि उनके लिए पॉलिटिकली क्या करेक्ट है। तो जो व्यक्ति पिछले 45 साल से राजनीति में है, जितनी हमारी उम्र ही नहीं है, तो उनके किसी पॉलिटिकल एक्ट पे मैं कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। रही बात डिमार्केशन की, प्रशासनिक फैसला है। उनके पार्टी के समय भी इस तरह के कई प्रशासनिक फैसले हुए पहले, जिस पर जो है 2 जिले भी बने, कई तहसीलें भी बनी, जिस पर जो सारे लोग सहमत थे नहीं थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपका विधानसभा क्षेत्र पचपदरा है। 2008 के अंदर मुझे आप बताइए कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया था 2008 से पहले, वो कहां तक था? वो बायतू के अंदर तक था। बायतू के अंदर तक था, यानी गेड़ा पाटोदी ये आपके साथ ही थे। और वो व्यक्ति हमेशा से आपके साथ ही रहना चाहते थे। बायतू जो था वो बाड़मेर के साथ था। हाँ बिल्कुल ठीक है। बायतू का आखिरी गांव माडपुरा, जो हमारे एक्स एमएलए तगाराम जी का गांव है, वो बाड़मेर से 15 किलोमीटर है, और वो नहीं जाना चाहते थे बालोतरा में, तो वो कहाँ आ गए? बाड़मेर में वापिस आ गए। जो इलाके आपके साथ थे पहले, वो आपके साथ चले गए। पुराना वाला ही हुआ, पुराने वाला ही हुआ, लेकिन जो एक नेचुरल बाउंड्री थी। ठीक है भाई, आपने एक पूरी विधानसभा को शामिल कर दिया, तो विधानसभा के बजाय 2 हिस्से जो मतलब एक नजदीक के हिस्से थे उसमें चले गए। तो ये प्रशासनिक निर्णय है। ये बात सही है कि उस प्रशासनिक निर्णय से सब लोग को खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन कह रहे हैं बायतू को तोड़ दिया। बायतू को तोड़ दी? बायतू कहाँ तोड़ दी? बायतू तहसील तो पूरी बाड़मेर में। बायतू विधानसभा, विधानसभा तो अभी कहाँ विधानसभा का डिलिमिटेशन हो रहा है? जब विधानसभा का डिलिमिटेशन होगा तब ये प्रश्न उन्होंने ये कहा भी कि मुझे इधर डालो चाहे उधर डालो। अब वो ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये है कि अभी तो विधानसभा का डिलिमिटेशन होगा तब की बात है। एक और ये सवाल है कि 2014 में जसवंत सिंह जसौल बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, और 2014 से आज हम बात कर रहे हैं 2026 में, पिछले 12 साल में बीजेपी की राजनीति कहें या जिस समुदाय से आप आते हैं, राजपूत समाज की राजनीति, उसमें बहुत गिरावट आई है वहां पे, और आज तक स्टेब्लिश वापस जो 2014 से पहले की स्थिति थी वो नहीं हो पाई है। इसको कितना सही मानते हैं आप? तो 2014 का चुनाव टर्निंग पॉइंट तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो फैसला भी अपने आप में उसने बड़ा डेंट किया, पार्टी को भी डेंट किया, और मैं ये मानता हूँ कि एज ए कम्युनिटी भी, राजपूत समाज को भी जो है उससे कोई फायदा मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब क्या कर सकते हो आप? घटनाएं तो घट जाती है, उनको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि उस कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्टस पे काफी फर्क पड़ा। उसको अभी काफी मात्रा में करेक्ट किया गया, लेकिन काफी मात्रा में और तरीके से करेक्ट किए जाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है सीरियसली। क्योंकि 2014 से पहले की अगर बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर में फिक्स था ये कि करीब करीब बीजेपी से जो चुनाव लड़ते थे वो राजपूत समुदाय से होते थे, और कांग्रेस से जाट या जैन थे उससे पहले। लेकिन एक चीज क्लियर थी कि जो छोटी जातियां जिनको कहें मूल ओबीसी, वो सर्वप्रथम अगर बीजेपी से हट के कभी अलग चली तो 2014 में गई जसवंत सिंह जसौल के साथ। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत अच्छे वोट उस समय उन्होंने 4 लाख प्लस लिए थे। उसके बाद से ही वो ट्रेन के डिब्बे बने हुए हैं, कभी इस पटरी पे कभी इस पटरी पे। हो जाते हैं राजनीति में इस तरह के फैसले, बहुत बार होते हैं जिनके जो परिणाम है वो कई सालों तक रहते हैं। कुछ फैसलों के तुरंत मिट जाते हैं।
रही बात किसी एक जाति विशेष के चुनाव, किसी एक चुनाव क्षेत्र से लड़ने की, तो इसमें तो देखो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सहूलियत से फैसले वो करती है। सहूलियत है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो पार्टी की अपनी सहूलियत है, जिसको चाहे टिकट दे। लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि जो आप दो बड़ी कम्युनिटी हैं, मेजर कम्युनिटी, चाहे राजपूत हो या जाट हो, इन दो की जो ये इन दिनों की जो द्वंद्व है, जो चाहे सोशल मीडिया पे, और उसका असर देखिए जमीन पे, आप माने न माने, पहुंच रहा है, उसका नुकसान कहीं न कहीं उन छोटी जातियों को हो रहा है। उनको भी हो रहा है, और ये द्वंद्व जो है, ये नकली द्वंद्व पैदा किया गया द्वंद्व है। किसी न किसी ने अपने फायदे के लिए इस द्वंद्व के अंदर जो है आग में घी डालने का काम किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे जिले में ऐसा बहुत बार हुआ है कि दोनों कम्युनिटी ने साथ मिलकर के वोट किया है। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। दोनों कम्युनिटियों ने एक दूसरे के जनप्रतिनिधियों को जमकर के वोट दिया है, उनको विधायक सांसद बनाया है और रिकॉर्ड वोटों से बनाया है। ये हमारे जिले की परंपरा रही है। कल्याण सिंह जी कालवी को 89 में जब पार्लियामेंट का चुनाव वो लड़े तो 1,57,000 वोटों से, उस समय की वो सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत थी। तो जाट और राजपूत दोनों ने मिलकर उनको वोट किया। गंगाराम चौधरी लगातार बाड़मेर से विधानसभा में पहुंचते रहे, तो उनके साथ में राजपूत समाज के लोग कंधे से कंधा मिला करके उनको बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में वोट देते रहे, तो वो विधानसभा में आते रहे। शिव विधानसभा क्षेत्र से जो राजपूत जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे, उनको बड़ी मात्रा में किसान वर्ग का वोट, जाट वर्ग का वोट मिलता रहा, और इससे वो बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में चुनाव वहां से जीत के आते रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन ये पूरे राजस्थान में भी इस तरह से कुछ लोगों ने बड़ी शार्पली, जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने इसको गढ़ा है, और हमारा नौजवान इतना समझदार नहीं है, उस ट्रैप में आ जाता है। और विशेष रूप से बाकी जातियां भी, वो फिर जो है किसी न किसी एक कैंप का सहारा लेती है। तो ये अपने आप में तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी में लीडरशिप को चुनने का, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता ना सर कि हर जाति का विधायक हो, हर जाति का सांसद हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर वो कहाँ जाएगा? आप जो बड़ी कम्युनिटीज हैं, आपके पास नेता भी हैं, आपके पास सब चीजें, लेकिन आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये लीडर लोग, आप लोग भी, कि जो छोटी जाति का है उसके साथ कुछ होता है तो उसके लिए कौन धरना देगा? कोई नहीं दे रहा है। देखिए, लोहिया एक बात कहते थे कि जो राजनीति है वो बेसिकली तो दबे कुचले वर्ग को एम्पावर करने का ही वो है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जो आखिरी व्यक्ति है, गांधी भी कहते थे कि आखिरी व्यक्ति की बात जो है, मैं इसको जाति के एंगल से नहीं देखता। मैं ये मानता हूं कि ठीक लीडरशिप कोई भी होगी, वो किसी भी यहीं पैदा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो वास्तव में नेता है तो वॉइस बनेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति की वॉइस सबसे पहले उठाएगा। हमारी राजनीति में ये गिरावट है, ओवरऑल गिरावट है, कि आज की तारीख में सोसाइटी से इस तरह की लीडरशिप प्रोड्यूस होना बंद हो गई। और विशेष रूप से ये सोशल मीडिया का जमाना आने के बाद से सोशल वर्क से लीडरशिप खत्म हो रही है। सोशल मीडिया से जब हम लीडरशिप ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ये जो आप जिस बात की चिंता कर रहे हैं, समाज के दबे कुचले वर्ग का, जिसकी नफरी नहीं है, तो उसकी बात कौन करेगा? तो नेता का एकमात्र धर्म यही था कि चाहे नफरी हो कि नहीं हो, उचित बात, न्यायपूर्ण बात, जुडिशियस बात को वो उठाए, उसके लिए लड़े, उसके लिए उसको प्रशासन से रिलीफ दिलाए, या सामने कितना ही बड़ा अत्याचारी है, उसकी कितनी नफरी हो, लेकिन उसकी परवाह किए बिना उसको प्रोटेक्ट करे। तो ये ही तो लीडरशिप है। इस लीडरशिप की आज देशव्यापी कमी आ रही है। इस तरह के नेता जो सड़क पर लड़ते थे, उन गरीब गुरबा के लिए लड़ते थे, तो गरीब गुरबा की राजनीति धीरे धीरे देश में हाशिए पर जा रही है। ये अपने आप में लोकतंत्र को कमजोर करेगी। आज के दिन में तो राजनीति उसकी सक्सेस है जो ज्यादा बड़ी गाड़ियों का काफिला रखे, अच्छी सी वीडियो आ जाए, और यूथ भी उसी को पसंद कर रहा है। वो कर रहा है, उसका तो अपने पास कोई हल नहीं है। लेकिन पहले नेताओं को शर्म आती थी, बचते थे नेता। हाँ, नेता सादगी से रहना पसंद करते थे। नेता आम आदमी के जैसे वेश विन्यास में रहना पसंद करते थे। नेता के पास में साधन उतना ही होता था कि जिससे वो कहीं पहुंच जाए।
और हमारे जिले में स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो अपने यहाँ तो काफिलों वाला था भी नहीं, बाड़मेर में एक नेता जो है अकेला चलता था, हम्म। लोगों के बीच में जाता, कनेक्ट होता, लोगों को लगता कि कैबिनेट मंत्री तक हेमाराम जी को मैंने देखा है, सारे लोग सिंगल गाड़ी से घूमते थे। गाड़ी, इवन आपको मैं बताऊं कि जसवंत सिंह जी तो नेशनल लीडर हाँ, थे, उनका प्रोटोकॉल भी था, रक्षा, तो वो जब भी आते तो ये प्रोटोकॉल वाली इतनी सारी गाड़ियां आके खड़ी होती थी, तो वो बुला करके प्रशासन के लोगों को कहते थे कि थे क्यों तेल बाड़ो, हमें अटकोई कौन खबर है अठे और लोगों मिंड खातर आए मन मिंड लो थे, कोई जरूरत को तो सबको घर भेजते थे। आज तो लोगों को लगता है कि हमारे आगे पीछे गाड़ी नहीं है तो हम पता नहीं हमारे वो अपना सुरक्षा बोध हो गया वहाँ डेकोरम। तो वही डेकोरम किसको देखो, आप पब्लिक के प्रतिनिधि हो, उन्हीं में से एक, ठीक है, अलग नहीं हो। हाँ, हम चौड़े बाजार संकड़े, पर अब क्या करो, आप कह रहे हो युवाओं को पसंद आ रहा है तो युवाओं को मुबारक हो, जब वो इस तरह से मान लो चीजों को पसंद करेंगे तो इसका घाटा उन्हीं को है। घाटा तो ही है। देखिए, जब युवा जाति और इन चीजों पे उलझा रहेगा तो कोई सड़क नहीं मांगेगा, कोई शिक्षा नहीं मांगेगा, कोई चिकित्सा नहीं मांगेगा। और मेरा सवाल फिर भी वही है कि बाड़मेर में आप आज किस स्थिति में है, जिस बाड़मेर को पुराने नेताओं ने कितनी मजबूती के साथ अपनी बात रख के, क्योंकि बाड़मेर का तो कोई नाम ही नहीं लेना चाहता था आज से 15-20 साल पहले बात करें तो, अपने लिए तो ट्रेन ही एक बड़ी उपलब्धि थी, तो वहां कितनी मुश्किल से सुविधाएं पहुंचाई होगी। आज सब कुछ है, लेकिन ये सवाल है कि बाड़मेर में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सिटी स्कैन मशीन नहीं है, 200 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है, हर केस रेफर होता है, हार्ट का कोई हॉस्पिटल नहीं है, हार्ट का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो इन चीजों को लेके क्यों नहीं बात हो रही है, ये नेता लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? असल सवालों पे राजनीति का नहीं आना ये दुर्भाग्य की बात। किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा सर, कहाँ जाएगा? या तो अहमदाबाद जाए, पालनपुर जाए, या जोधपुर जाए। सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि असल सवालों पे राजनीति का नहीं आना ये दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य वोटर का भी है कि, और ये दुर्भाग्य लीडरशिप का भी, कि असल सवाल पे राजनीति, बेसिकली राजनीति माने लोग, लोगों की रिलीफ, उनको हर तरह से आप रिलीफ देने का काम कैसे कर सकते हो। लोग का मतलब जाति नहीं है, लोग का मतलब धर्म नहीं है, लोग का मतलब बिरादरी विशेष भी नहीं, लोग का मतलब पार्टी विशेष भी नहीं है जी। लोग का मतलब है लोग। आप लोगों के चेहरे की शिकन को कैसे जो है मुस्कान में बदल सकते हो, ये नेता का धर्म है। अब जब ये इस तरह की मान लो विवादित इश्यूज के ऊपर कर करा करके हम कोई चीज खड़ा करते हैं तो असली मुद्दे, असली सवाल, लोगों के जीवन के बुनियादी सवाल पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए इस बात तो अपन ने शुरुआत में की कि लोगों के बुनियादी सवालों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, और लोगों को भी अपने बुनियादी सवालों की ही मांग नेताओं से करनी चाहिए। बिल्कुल, वो बुनियादी प्रश्न यदि आप डिमांड ही नहीं करोगे तो नेताओं के तो आनंद है, वो तो कभी जात की बात करेगा, कभी और प्राइड की बात करेगा, कभी और प्राइड की बात करेगा, चल रहा है, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो विशेष, लेकिन देखो ये फिर और है कि नेता का काम जनता को पॉलिटिकली अवेयर करना और एजुकेट करना भी है। ये काम भी नेता का, ये नेता ये समझाए लोगों को कि पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, और लोकतंत्र के अंदर नेता चुनने के क्या क्या हमारे आधार होने चाहिए। ये काम भी राजनीतिक लीडर का है कि वो पब्लिक को एजुकेट करे पॉलिटिकली पब्लिक इलिटरेट होती है, पब्लिक की इतनी विजडम नहीं होती कि वो सही गलत का फैसला कर सके। तो ये पढ़ाने का काम पहले राजनीतिक दलों में ही काम होता था। अब राजनीतिक दल जो है लोगों को ट्रेंड करते थे, पॉलिटिकल ट्रेनिंग देते थे, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, ठीक है ना, इश्यू बनाने की शिक्षा दी जाती थी, मुद्दे क्या हो सकते हैं उनकी शिक्षा दी जा सकती थी, मुद्दों को कैसे खड़ा करना इसकी शिक्षा, मुद्दों पे पब्लिक कैसे मोबिलाइज हो ये शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब तो हाँ हूँ करके 2 मिनट में कोई भी बात है वो खत्म हो जाती है। तो ये बात सही है, इसे मैं आपकी मूल बात से सहमत हूँ कि इस पे काम करने की जरूरत है। आपने जिस बात से सहमत, एक आखिरी सवाल मेरा बच गया है। शिव में सोलर ऊर्जा काफी आई और ऊर्जा बहुत आई है, ऊर्जा इतनी आई है कि ठेकेदार भी काफी लोग बन गए, कौन कौन बने वो आप भी जानते हैं, लेकिन ये ठेकेदारी अब रंगदारी में परिवर्तित हो गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यदि इस तरह की कोई बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण है।
कभी ऐसा हुआ नहीं? बाड़मेर जैसलमेर इन क्षेत्रों में कभी ऐसी परंपरा थी नहीं? मेरा तो ऐसा मानना है, बेसिकली मुझे ये रंगदारी की बात है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरा मूल बात है, मैं अलग बात आपको कह रहा हूं कि वही लोहिया वाली बात है कि जो राजनेता संपत्ति और संतति में जाएगा तो ये अपने आप में आग और पेट्रोल का मिलन है। ये बड़ी लाइन है। आप जो है वहां संपत्ति भी बनाना चाहते हैं और सियासत भी करना चाहते हैं, ये अपने आप में है तो दुर्भाग्यपूर्ण, कोई भी करे चाहे। और मैं समझता हूं कि सारे पॉलिटिकल कलर के लोगों को मिलकर के और जनता की बहबूदी भलाई के लिए काम करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। उनके डेवलपमेंट में ही हमारा डेवलपमेंट है। सेल्फ डेवलपमेंट से यदि हम हटेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट से हम हटेंगे, तो जिन जिन नेताओं ने देश के लिए त्याग किया उनको लोग आज भी पूजा कर रहे हैं। संपत्ति बनानी है तो फिर जो है व्यापार करो, हाँ, धंधा करने की छूट है, सभी को छूट है। तो मैं ये नहीं कहता कि नेता बेरोजगार रहे, नेता अपना काम करे, लेकिन इस तरह से जो है हम लोग अपनी एक नेता की मर्यादा होती है उसके अंदर रहते हुए सब कायम रखते हुए करना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया बिहार साहब। और मैं इस पॉडकास्ट में आपसे हुई चर्चा के आधार पे एक आखिरी में निवेदन जरूर करूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर में आप हुए, जो भी आप यूथ नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे आरएलपी के हों या अन्य दलों के हों, उनको एक बार चाय पे यूं ही बैठ के चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और बाड़मेर जैसलमेर में नशा और जो ये द्वंद्व फैल रहा है सोशल मीडिया पे, इसको रोकने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और आपका जो ये आखिरी का जो सुझाव है, ये मुझे मेरे भी दिल के करीब बात आपने कही है। मैं अपने और पॉलिटिकल साथी, सोशल क्षेत्र में काम करने वाले साथियों से भी आपके माध्यम से अपील है कि इस पे हम सबको बैठ करके आज बात करने की जरूरत है, कोई दिशा लेने की जरूरत है, नहीं तो ये नौजवान पीढ़ी पूरी जो दर्द में चल। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ना लिखने से दूर हो रहे हैं छात्र, और ये अंत में इसका नुकसान मैं फिर से कहूंगा कि संभ्रांत जो व्यक्ति हैं उनको नहीं होता है, गांव में बैठे आखिरी व्यक्ति का होता है, क्योंकि आखिरी व्यक्ति ही लड़ रहा होता है। संभ्रांत व्यक्ति तो कॉफी साथ पी लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आखिरी व्यक्ति को नुकसान होता है। फिर आपस में लड़ेंगे, मुकदमे होंगे, और वो लंबी एक अननेसेसरी की लड़ाई जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई दुख नहीं। और आपने बेहद अच्छी बात कही, जिसको भी मैं तारीफ करूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर में अगर कोई धर्म का या इस तरह का विवाद पैदा होगा और तो उसका फायदा किसको होगा, ये आपने बताया। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा इस पॉडकास्ट को देखें, और जो भी आपके उचित सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम भविष्य में बिहार साहब से फिर मिलेंगे तो उन सवालों के जवाब भी लेंगे। शुक्रिया।